प्रतप्तानि, गोमयाग्नि प्रतप्तानि। उसके बाद उसको हीट करना है। कैसे? गोमयाग्नि से। हीट करने के बाद क्या करना है? निर्वापन विधि करना है। किस कषाय में? त्रिफला क्षार सारादि कषायान। ये प्रोसेस कितनी बार करना है? 16 बार। निर्वापन यानी सिंपल, ध्यान में रखने के लिए बच्चों, पहले निर्वापन करना है और उसके बाद अग्नि देना है। निर्वापन 16 बार करना है और अग्नि जो है वो खदिरांगार पर करना है। निर्वापन में हम हॉट करते हीट करते वक्त गोमय अग्नि यूज करेंगे, और उसके बाद निर्वापन होने के बाद जब हम उसको अग्नि देंगे तो उसमें खदिरांगार यूज करेंगे। ये सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखने में बस 2 स्टेप्स है। तीक्ष्ण लोह पत्र, 3 स्टेप है, सॉरी, लवण वर्ग प्रदीप्त, और उसके बाद हीट करना है, निर्वाप करना है, और उसके बाद फिर से हीट करना है। तो इसके बाद हमें जो चूर्ण मिलेगा तो उसको खाना है। कैसे? उसकी बात ये हो गई फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर। अभी फार्माकोलॉजिकल स्टडी। तत्तो उसके बाद यथा बलम मात्राम, यानी इधर कहीं भी जो डोज बताया है वो कहीं भी स्टैंडर्डाइज डोज नहीं है। इट इज कस्टमाइज एज पर द प्रकृति, आहार विहार एंड दो 10 एलिमेंट्स विच डिसाइड्स अग्नि। वो उसके ऊपर डिफाइंड है कि इस बंदे ने ये यस्कृति कितनी खानी है। यथा बलम, जिसका जितना बल है उस मात्रा। अनुपान बताया है, देखो, मधु सर्पि सर्पिर मधुभ्याम संसृज्य उपयुंजित, यानी एक प्रकार का अवलेह बनाना है। मधु, घृत और ये अयस्कृति का जो चूर्ण बनाया है लोहों का, तो उन सभी को मिला के वो खाना है। यथा बलम मात्राम सर्पि मधुभ्याम संसृज्य उपयुंजित। उपयुंजित यानी हमने बार बार खाना है, इधर हर रोज खाना है। तो उसके बाद क्या करना है? खाने ये तो कब खाना है? रसायन है तो रसायन विधि के लिए हमें सुबह ही खाना है। जब सुबह खाएंगे तो उसको वो हजम होने के बाद औषध जीर्ण जीर्ण होने के बाद जीर्णे, तब तक कुछ भी खाना नहीं है जिससे इसका मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो, ऐसा कुछ भी खाना नहीं है। तो ये हजम होने के बाद ही आपने खाना खाना है। कैसे? जीर्णे यथा व्याधि अनम्लम अलवणम आहारम कुर्वीत। अनम्ल और अलवण, ये इसने बताया है। देखो, कुष्ठ चिकित्सा में भी अम्ल, लवण और कटु रस का वर्ज्य बताया है। वैसे ही इनमें हमें इसके उपयोग भी आगे देखने को मिलेंगे, इसलिए अम्ल लवण आहार वर्जन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप भस्म भी यूज करते हो, अम्ल लवण आहार ये ज्यादा मात्रा में यूज करना नहीं है। जीर्णे यथा व्याधि अनम्ल अलवणम आहारम कुर्वीत एवं तुलाम उपयुज्य, जैसे हमने बताया ना, संसृज्य उपयुंजित, मधु सर्पिभ्याम संसृज्य उपयुंजित, यानी बार बार खाना है। कितना होने तक? तो इसकी मात्रा टोटल कुल मिला के, जब तक, जैसे आज सुबह समझो आपने 1 ग्राम खा लिया, तो ऐसे ऐसे करके 1 तुला, 4 किलो तक आप कैलकुलेट करो कि कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए। एवं तुलाम उपयुज्य, जब तक ये 1 तुला की मात्रा ना हो कि खा ली है बंदे ने थोड़ी थोड़ी करके। कुष्ठ मेह मेद श्वयतु पांडु रोगो उन्माद अपस्मारान अपहत्य वर्षशतम जीवति। यानी ये बिल्कुल ही रसायन अधिकार वाला मेडिसिन है कि जो आप हर रोज ले सकते हो 1 तुला की मात्रा होने तक। हमें लगने में क्रूड दिखती है क्योंकि हम जब भस्म करते हैं तो बार बार पुट देते हैं, और जो भस्मों के हमें परीक्षा जब तक पास नहीं होती तब तक हम उसको भस्म नहीं कहलाते। तो ये जो है ये अनुक्त है यहाँ पर, क्योंकि ये सब संहिताएं है। तो ये जब छोटे से रूप में दी होती, सूत्र रूप में दी होती है, तो ये चीजों को हमने बस इलेबोरेट किया है रसशास्त्र में। तो भस्म परीक्षा नहीं होंगी क्या? होगी। ये जो चूर्ण बताया है घन तंतव परिसृतानि, तो उसके बाद ये तो वारितर होनी ही है, ये तो रेखा पूर्ण होनी ही है। ये हमने जान लेना है कि ये हमें अनुक्त है, जो समझना है। ठीक है। तो ये एक किस्म की भस्म ही है, देखिए तो भस्म की ही विधि है, बस इसको कंट्रोल टेम्परेचर या फिर क्रूसिबल या फिर मूषा में हमने इसको अग्नि नहीं दिया, ये डिफरेंस है।
हम जैसे अभी गाड़ी घोड़ा गाड़ी से हम गाड़ी पे चलने लगे, गाड़ी से अभी इलेक्ट्रिक बाइक पे चलने लगे। तो ये जैसे जैसे दिन ब दिन हमारा अपडेशन हो जाता है, वैसे ही आयुर्वेद का अपडेशन रस शास्त्र में हुआ है। अभी हमारे आगे जाके थोड़ी हमारा भी कुछ कर्तव्य होगा कि इसको और अच्छे नए फिजिबल फॉर्म में लेके आए। तो देखो, तुलायाम तुलायाम वर्ष शतम उत्कर्षः एत एतेन सर्वलोहेषु अयस्कृतयो व्याख्याता। बताया था जैसे मैंने कि सर्वलोहेषु आप तांबे का कर सकते हो, लोहे का कर सकते हो, सुवर्ण का कर सकते हो, चांदी का कर सकते हो, कोई भी लोहे का, कोई भी मेटल का आप अयस्कृति बना सकते हो इस विधान से। लवण वर्ग, देखो इसमें सबसे पहले जैसे शोधन को हम अम्ल और क्षार डेफिनेशन में दिया है, क्षार अम्ल शोध यूज करना है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो लवण वर्ग है और गोमय लवण वर्ग है। तो ये सॉल्ट्स है, ये सॉल्ट्स क्या करेंगे, आइदर वो ये जो मेटल्स है वो सरफेस पर इरोजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसका पार्टिकल फाइन बनाएंगे, और उसके बाद निर्वापन निर्वापन जब करते हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो जब हम हीट करते हैं तो वह बढ़ जाता है। और जैसे ही हम निर्वाप करते हैं, दूसरे द्रव द्रव्य में डालते हैं, तो सडनली वो जो क्रैकिंग साउंड आता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलाइन होता है वो हिल जाता है, वो पूरा बदल जाता है, और उसकी वजह से वो जो हम भस्म बनाते हैं दो आर अमोर्फस, नॉट द क्रिस्टलाइन वन। हमें दिखता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में है जब हम स्टडीज करते हैं उसका एक्सआरडी वगैरह, लेकिन उसकी जो उसका जो फॉर्म है वो एमोर्फस होना चाहिए। क्योंकि देखो मैग्नेटिज्म, जो अभी लोहे का भस्म जब हम लेते हैं तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती नहीं है। जब भस्म से बहुत ही फिजिकल चेंजेस हमें नजर आते हैं। जब भस्म के हमें अवगुण दिखने लगे तो समझना ये भस्म ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से रिसर्च इन भस्मों का होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा दिखा, एमोर्फस फॉर्म में नहीं दिखा, तो वो भस्म अपने को तकलीफ ही देने वाला है। तो ये जो अयस्कृति विधान है, जो पहला किस्म का है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है चूर्ण। दिस अयस्कृति इज इन द चूर्ण फॉर्म। दिखने में क्लियर है कि हमने इसमें पहले सबसे पहले हमने इसका चूर्ण बनाया, और घृत और मधु के साथ इसका अवलेह बना के इसको हमने ले लिया। तो ये चूर्ण फॉर्म में पहली संस्कृति है। अभी दूसरी मेथड देखेंगे, ये अवलेह फॉर्म में बताया है। ये देखो, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि त्रिवृत, श्यामा, अग्निमंथ। अभी ये जो मैंने नीली लाइंस यहाँ पर रखी है ना, तो इसको जब आपको कभी भी श्लोक आपको डिफिकल्ट लगे तो उसको तोड़े, सबसे पहले तो प्लेनली पढ़ ले, और उसको थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में तोड़ ले, और उसका आप मीनिंग समझ ले, तो आपको समझ में आना बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। देखो, त्रिवृत, श्यामा, अग्निमंथ, सप्तला, केबुक, शंखिनी, तिलवक, त्रिपला, त्रिफला, पलाश, शिंशपानाम। अब ये देखो, ये बहुत सारे इनमें से जो द्रव्य है वो क्षारीय द्रव्य है। क्षार बनाने में इनका बहुत उपयोग होता है। तो शिंशपानाम, ये सभी द्रव्यों का क्या लेना है, स्वरसम आदाय, इन सभी का स्वरस लेना है। पालाश्याम द्रोण्याम अभिषिच, पलाश पलाश जो बताया है उसकी द्रोणी बनानी है। अभिषिचत, उसमें इसका स्वरस जो है वो द्रोणी में हमें अभिसिंचन करना है। उसके बाद क्या करना है, खदिरांगार तप्त अयः पिंडम, यानी सबसे पहले देखो, पहले त्रिफला शालसारादि कषाय था, हमने उसमें निर्वाप किया था पहली विधि में। अभी यहाँ पर त्रिवृत श्यामादि शिवशिपांतम, यानी त्रिवृत श्यामा से लेके शिवशिप तक जो भी वनस्पतियां दी है उन सभी का, या फिर जो मिले उसका स्वरस लेना है। पालाश यानी पलाश की द्रोणी लेनी है। देखो पलाश का भी क्षार यूज करते हैं, तो ये सभी क्षारीय द्रव्य है, जिससे ये जो है मेटल से रिएक्ट करे, और मेटल जो है छोटे 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 अपने उसका चूर्ण हो जाए द्रव, ये उसकी रीजन है। इसलिए वो पलाश यूज किया है यहाँ, पलाश्याम द्रोण्याम अभिषिच्य। पलाश की द्रोणी लेनी है यहाँ पर, उसमें ये स्वरस भरना है,
उसके बाद क्या करना है, खदीरांगार तप्तम, यानी फिर से रेड हॉट खदीरांगार, यानी खदीर के जो ये है लकड़ी, उसको गर्म या रेड हॉट जो हो गई होगी, उसके ऊपर हमने ये जो लोह है वो अयह यानी लोह, उसको गर्म करना है। पिंडम अयह पिंडम, यहाँ पर देखो पत्र नहीं बताया है, यहाँ पे पिंडम बताया है। तब तम अयह पिंडम, यानी वो स्फेरिकल शेप होगा। त्रिसप्तकृत्वो निर्वाप्त्य, यहाँ पे 21 बार करना है। जैसे हमने पहले में देखा कि षोडश वारान, अभी अवलेह ये जो दूसरी मेथड है, इसमें हमने त्रिसप्तकृत्वा यानी 3 × 7 21 टाइम्स उसमें निर्वाप करना है। सिंपल सी विधि है। पहले में त्रिफला शार्सारादि कषाय था, बराबर। अभी इसमें त्रिवृत श्यामादि शिमशिपांतम स्वरस है, वो किस में रखने हैं, पलाश के द्रोणी में। और उसको क्या करना है, जो अयह पिंड है उसको गर्म करके निर्वाप करना है। कितनी बार, 21 बार। उसको क्या करना है उसके बाद, तम आदाय उसको लेना है, पुनः आसिच्य स्थाल्याम गोमयाग्निना विपचेत, यानी उसको अयह पिंड को फिर से लेना है, आसिचन पानी से साफ करना है, स्थाल्याम गोमयाग्निना विपचेत, गोमयाग्नि से उसको फिर से गर्म करना है। ततः चतुर्भाग अवशिष्टम अवतार्य, यानी क्या, ये जो पलाश द्रोणी में हमने पानी लिया था, तो उसको क्या करना है, 1/4 उसको 1/4 करना है। चतुर्भागम अवशिष्ट अवतार्य परिश्राव्य, उसको छान लेना है फिर से। भूयो अग्नि तप्तानि अग्नितप्त किए गए हुए पत्रों को फिर से उसका प्रक्षेप करना है, यानी ये दूसरी बार अभी प्रक्षेप आया। सिद्ध्यति अस्मिन् पिप्पल्याद्वि चतुर्भागम पिप्पल्यादि चूर्ण भागम द्वौ मधुनस्तावत् घृतस्य इति दद्यात्, यानी इसमें क्या किया है, देखो मित्रों, सबसे पहले हमने स्वरस किया, पहले द्रोणी में डाल दिया, उसके बाद उसमें अयह पिंड जो है उसका निर्वाप किया 21 बार, बराबर। तो उसके बाद तमादाय पुनासिच स्थाल्याम गोया, तो उसको फिर से गोमयाग्नि में उसको गर्म किया। उसके बाद वो 1/4 हमने बाकी रह गया, तो उसके बाद उसको छान लिया। वो छान लेने के बाद फिर से उसमें हमने अयः पत्राणि प्रक्षिपेत, यानी अग्नितप्तानि अयः पत्राणि प्रक्षिपेत, उसको क्या किया, जो अग्नि में तपाए हुए अयह यानी लोह के पत्र है उसमें हमने प्रक्षेप किया। तो वो सिद्ध्यति च अस्मिन्, ये सिद्ध होने के बाद हमने, यानी ये अवलेह जैसा बन गया मित्रों। जैसे हमने च्यवनप्राश बनाते हैं वैसे ये अभी चतुर्भाग अवशिष्ट हो गया, फिर परिसर हो गया, फिर से निक्षेप निर्वाप हो गया। तो उसके बाद हम थोड़ा 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 उसको गर्म करके अवलेह की जैसे बनाएंगे कंसिस्टेंसी। वो होने के बाद अभी प्रक्षेप डालना है इसमें। क्या क्या है, पिप्पल्यादि चूर्ण भागम, ये पिप्पल्यादि चूर्ण जो बाद में बताया है उसमें उसको मिलाना है। पिप्पल्यादि चूर्ण भागम द्वौ, यानी 2 भाग लेना है। मधुनस्तावत वृद्धतस्येति, यानी मधु, यानी मधु भी उतना ही लेना है। दद्यात्, यानी क्लियरली बताया है ये, जैसे काढ़े को गरम आंच पर गरम करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे गाढ़ा होने लगे, तो उसमें ठंडा होने के बाद हमने पिपल आदि चूर्ण 2 भाग और उतना ही मधु डाल के, इसमें इसमें देखो, इसमें घी नहीं मिला है, इसमें बस मधु है। ये अंदर है पहले और दूसरे में, ठीक है। इसमें 2 बार हमने निर्वाप किया है। सबसे पहले देखो अयह पिंड का निर्वाप है 21 बार, और उसके बाद अयह पत्र का निर्वाप है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और उसको हमने काढ़े को जैसे घन बनाते हैं उस विधान से हमने अवलेह बना के गाढ़ा ऐसे मिश्रण बना के उसमें मधु और पीपल आदि चूर्ण डाला है। तो क्लियरली इसमें जो लोहा हो या फिर जो कोई भी मेटल का भस्म हो, उसकी मात्रा थोड़ी पहले से थोड़ी कम होगी। और इसमें थोड़ा घी भी नहीं है, ये इनमें विधियों में अंदर है।
तो उसके बाद क्या करना है देखो, तथा प्रशांतम आयसे पात्रे स्वनुगुप्त निध्यात, यानी ये सब ठंडा होने के बाद क्या करना है, आयसे पात्रे स्वनुगुप्त निध्यात, यानी बस लोहे के पात्र में ही रखना है, ना कि कोई भी अन्य पात्र में। ततो यथा योगम, उसके बाद क्या करना है, जो कोई भी आपके डिसीज के हिसाब से जो कोई भी आप यूज कर रहे हो योगा, तो उस कल्प के साथ यथा योगम शुक्तिम प्रकुंचम, शुक्ति से लेकर प्रकुंच तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उपयुंजी तो कब लेना है, रसायन काल में, क्योंकि उन्होंने बताया जीर्णे, यानी सुबह लेना है रसायन काल में, उसके बाद जरण होने के बाद यथा व्याधि आहारम उपसेवे, तो जिस व्याधि हो जो व्याधि हो उसके हिसाब से आहार लेना है। तो ये विधि है दूसरे अवलेह स्वरूप अयस्कृति में। एष औषध अयस्कृति असाध्यम कुष्ठम प्रमेयम वा साधयति। अभी इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स दिए हैं, देखो, एष औषध अयस्कृति, ये जो औषधि अयस्कृति है वो, उसका महत्व देखो, ना कि साध्य, ना कि असाध्य, ना कि आप्य, बिल्कुल उन्होंने बताया कि ये असाध्य रोगों का भी औषध है। चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने चारों ही रोगों का, चारों ही प्रकार के रोगों का वर्णन किया है। जो असाध्य है वो तो बिल्कुल नहीं ठीक होने वाले, लेकिन अयस्कृति ऐसी चीज है जो असाध्यम कुष्ठम प्रमेहम व साधयति। प्रमेह देखो याप्य नाम बताया, याप्य व्याधि है, फिर भी असाध्य, जैसे वातज प्रमेह मधुमेह, वो असाध्य है, लेकिन उसमें भी है औषधि, अयस्कृति जो है वो बहुत कारागिर साबित हो सकती है। असाध्यम कुष्ठम प्रमेहम वा साधयति, स्थूलम अपकर्षति, शोपम उपहंति, सन्नम अग्निम उद्धरति, अग्नि की भी वृद्धि करेगी, विशेषेण च उपदेशते राजयक्ष्मीणाम, राजयक्ष्मा में इसका विशेष उपयोग है, क्योंकि पिप्पल आदि चूर्ण इसमें साथ में यूज किया है। वर्ष शतायुष युः च अनया पुरुषो भवति, यानी जो हमारा पूर्ण आयुष्य दिया है 100 वर्षों का, वो 100 वर्ष हम पूरे अच्छे से जीते हैं। शालसारादि क्वाथम आसिच, अभी दूसरा, ये जो था, ये दूसरी अयस्कृति, दूसरी विधान से अयस्कृति था। अभी देखो हम तीसरे विधान से अयस्कृति, मेरे ख्याल से आप सभी को पहले दोनों जो विधान है ये समझ में आए होंगे, कि जैसे सबसे पहले पहले विधान में दिया है उन्होंने निर्वाप करना है, और तब तक 16 बार निर्वाप करना है, उसके बाद गर्म करना है खदिरांगार पर। कब तक गर्म करना है, तो जब तक वो उसका फाइन पाउडर, जब तक वो वस्त्र से हम उसको गाल ना पाए, इतना फाइन होने तक उसको बनाना है। ये चूर्ण, ये सुरति का विधान हो गया। दूसरे में दिया है कि हमने उसको ये जो स्वरस है वो स्पेसिफिकली पलाश द्रोणी में लेना है और उसमें निर्वाप करना है। वो निर्वाप होने के बाद उसको छान लेना है, और उसके बाद फिर से एक निर्वाप है। वो निर्वाप को फिर गाढ़ा बनाते बनाते, उसमें गाढ़ा बनने के बाद वो घन जैसे गाढ़ा होने के बाद उसमें पिप्पल आदि चूर्ण मधु मिलाना है। ये अवलेह स्वरूप है। अभी तीसरा जो है, जो मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ लोहा सव, सारस्वत अरिष्ट वगैरह बताए हैं, वो उसके जैसा सिमिलर, थोड़ी सिमिलर, मैं पूरा वही नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सिमिलैरिटी होने की वजह से वो थोड़ा सिमिलर, ऐसी तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अयस्कृति है, वो है लिक्विड अयस्कृति। देखेंगे अभी क्या है। शालस आरादि क्वाथम आसिच पालाश्याम द्रोण्याम अयोघनाम, सॉरी, शालस आरादि क्वाथम आसिच, यानी सबसे इसमें क्या करना है, शालस आरादि क्वाथम। पहले में क्या था, त्रिफला, देखो त्रिफला शालस आरादि कषाय। अभी तीसरे में बस शालस आरादि कषाय है, त्रिफला नहीं यूज किया है। दूसरे में कौन सा था, स्वरस थे, त्रिवृत से लेके शिवशब्द। तो शालसारादि क्वाथम आसिच, सबसे पहले क्या बनाना है, शालसारादि कषाय। उसके बाद पालाश्याम द्रोण्याम, फिर से यहाँ पर क्या यूज करनी है, पलाश की द्रोणी। अयोघना सप्तान निर्वाप्य, यानी फिर से क्या करना है यहाँ पर, अयोघना, यानी लोहे के गोले लेने हैं, उनको गर्म करना है, और उसको तप्त करने के बाद निर्वाप करना है। कौन से, किसमें, पलाश द्रोणी में लिया हुआ जो शालसारादि कषाय है उसमें निर्वाप करना है। सप्तान निर्वाप्य,
कृत संस्कार, अभी यहाँ पर ये निर्वाप कितनी बार करना है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हमें देखना होगा कि 21 बार इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारे जो रसशास्त्र के पीजी स्टूडेंट है वो बस कंट्रोल स्टडीज हो, एनिमल स्टडीज हो, डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल स्टडीज कोई भी नहीं करता। स्टैंडर्डाइजेशन छोटी छोटी चीजों का होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है कि आयस कृति में आसवारिष्ट विधान से जो बनाते हैं तो इसमें आसेचन कितनी बार करना है तो हमें अच्छे उसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये पीजी का सब्जेक्ट हो गया। यूजी के लिए इतना काफी है कि पलाश द्रोणी में शाल सरादि का शायल है और उसमें क्या करना है, निर्वाप करना है किसका, अयोग नाम यानी लोहे के गोलों का। अभी उसके बाद क्या करना है, कृत संस्कार कलश, यानी जो कलश लेना है ना उसका संस्कार करना है। क्या करते हैं संस्कार, मट्टी का अगर हो तो उसको अंदर अंदर से हम घृत से स्मीयर करते हैं क्योंकि वो पोरस रहता है, बाहर ना जाए घृत। उसके लिए अंदर दूसरा क्या, और क्या करते हैं, उस कलश को हम अंदर से धूपन करते हैं, जटामांसी गुग्गुल राल ऐसे द्रव्यों से हम उसका धूपन करते हैं, तो जिसकी वजह से एंटी बैक्टीरियल एक्शन ना दिखे, वो कंटेमिनेट ना हो। तो ये कृत्य संस्कार है। देखो उन्होंने भी फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स में बहुत ही खबरदारी बरती है। कृत्य संस्कार कलशे अभी आसिच, तो क्या करना है, कलश में वो जो हमने निर्वाप किया हुआ काढ़ा था वो कलश में लेना है। तो उसमें क्या मिलाना है उसके बाद, पिप्पल्यादि चूर्ण भागम, ये प्रक्षेप है, पिप्पल्यादि चूर्णम भागम शौद्रम गुड़म इति दत्वा, देखो उसमें गुड़ मिलाया है और शहद मिलाया है। दत्वा स्व सु अनुगुप्तम निदध्यात, यानी उसको अच्छे से बंद कमरे में या फिर जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो तो वहां पर स्व अनुगुप्तम निदध्यात। जैसे हमें पता है कि कोई भी बैक्टीरिया, सॉरी, जो हमारे ये सेल्स है वो 35 to 40 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वो टेम्परेचर, वो ह्यूमिडिटी हमें कंट्रोल्ड क्लाइमेट में हमें उसको रखना है। सुअनुगुप्तम निदध्यात, ये खबरदारी वहां पर बरतनी होगी हमें। तो उसके उसके बाद क्या करना है, ये हो गया फार्मास्यूटिकल स्टडी। एताम महौषधा महौषध अयस्कृतिम मासम अर्धमासम वासिताम, देखो इसको कितने दिन रखना है कलश में, अर्धमास यानी एक या फिर 1 मास, 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक। जैसे हम देखते हैं द्राक्षारिष्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखे मासम अर्धम 1 महीने के लिए रखना है तो उसके बाद वो हम ले सकते हैं। वैसे ही इन्होंने दिया है कि अर्धमास या फिर 1 मास रखना है, तो फर्मेंटेशन हो जाए उसके बाद इसको क्या करना है, सीता यथा बलम उपयुंजित, कहीं भी मात्रा का वर्णन नहीं किया है। जो आयस कृति है आपने पेशेंट के बल के हिसाब से कम ज्यादा करके लेनी होती है। एवं न्यग्रोधादौ न्यग्रोधादा व रेवतादिषु च विदध्या, यानी न्यग्रोधादि वगैरह जो द्रव्य है वो शाल सारादि कषाय के ऑप्शनल ये द्रव्य है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो तीसरी मेथड है आसवारिष्ट मेथड, आसवारिष्ट से जो बनाया हुआ अयस्कृति है वो मेरे ख्याल से आइदर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स और इट इज द नैनो सस्पेंशन फॉर्म और लोहा, डिफरेंट लोहास। सो ये इट इज नोवल ड्रग एक्चुअली। ये हमने इसकी भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है क्योंकि असाध्य रोगों में ये बताया है, तो हमने इस पर एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है। अभी आसवारिष्ट ये जो मेथड से किया हुआ है इसकी शेल्फ लाइफ 10 ही साल होगी क्योंकि ये आसवारिष्ट मेथड से बनाया हुआ आसवारिष्ट है। अभी ये जो मैंने पहले पहले तीनों बताए थे मेथड्स, ये तीनों मेथड्स सुश्रुत का रेफरेंस से बताए, सुश्रुत के रेफरेंस से बताए थे। अभी ये देखो हमारा वाग्भट, सबसे मेरा तो सबसे प्यारा मित्र है वाग्भट, क्योंकि मैं मंदबुद्धि हूँ, ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ भी समझा है अभी तक वो वाग्भट से सबसे आसान तरीके से मुझे सोचा है। वाग्भट ने दिया भी कितना सिंपल है, देखो साध ये, इसकी जो रचना है एकदम पद्य फॉर्म में है कि आप जब गाना गाते हो तो हल्के से आप वो विषय है दूसरे के मन में उतार सकते हो। अगर आपने गद्य में बताया तो सामने वाला बंदा सो जाएगा और बोर होके
आपको विषय समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं वाग्भट को हमेशा नमस्कार करता हूँ। देखे कितने सादे सरल भाषा में दिया है। साधयेत असनादीनाम, यानी क्या करना है, असनादीनाम, असनादि कषाय में साधन करना है। क्या करना है, असनादीनाम पदानाम विंशति पृथक, यानी 20-20 पल का असनादि, असनति निशभूर या श्वेतवाह प्रक्रिया, ये जो असनादि गण है उनके 20-20 पल की मात्रा में हर एक द्रव्य लेना है और उसका काढ़ा बना है। द्विवहे अपाम, एक वह यानी एक द्रोण, यानी 13.2 लीटर, तो द्विवहे अपाम यानी 26 लीटर के आसपास पानी लेना है, उसका काढ़ा बनाना है। क्षिपेत तत्र, और उसको काढ़ा उबालना है, छान लेना है। उसके बाद क्या करना है, क्षिपेत तत्र पादस्थे, यानी उसको काढ़ा कितना बनाना है, तो एक चतुर्थांश शेष रह जाए तब तक उसको उबालना है और उसको छान लेना है। उसके बाद क्या करना है, द्वे शते गुड़ात, यानी क्या करना है, गुड़ लेना है। कितना, द्वे शते गुड़ लेना है। उसके बाद क्या है, क्षौद्रात अर्धाड़कम, अर्धाड़ा क्या लेना है, शहद लेना है, मधु लेना है। पलिकम वत्सकादिम च कल्कितम, वत्सकादि कल्कित लेना है, यानी वत्सकादि कल, वत्सकम उर्वा भांगी, वो कल्क लेना है। उसके बाद तत् शौद्र पिप्पली चूर्ण प्रदिग्धे घृत भाजने, यानी जो मट्टी का अपना बर्तन हो जिसमें हम ये आस्वारिष्ट विधि से बनाया हुआ स्कृति रखने वाले हैं, उसको क्या करना है, शौद्र यानी मधु, शहद, पिप्पली चूर्ण और घृत, उससे अंदर से स्मीयरिंग करना है, उससे लेप लगाना है अंदर से। उसमें ये सब साधना सितम दृढ़े जतुश्रुते यवराशो निधापयेत्, ये सब कहाँ रखना है, ये देखो अभी तक कहीं भी इन्होंने बस ये काढ़ा बनाने की विधि बताई थी। उसके बाद उसमें वत्सकादि का मिश्रण किया है। उसके बाद जो हम बर्तन यूज करते हैं जिसमें ये रखना है, उसको कैसे रखना है, उसमें हेलो, हाँ, तो यहाँ पर अभी तक कहीं भी लोहे का उल्लेख किया नहीं है, अभी आएगा। देखो, शीतम दृढ़े जतु श्रुते, यानी उसको जो लाक्षा है उससे सील करना है। शीतम दृढ़े जतु श्रुते यव राशो निधापयेत्, यव राशि में रखना है, यानी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा 37 तक आना चाहिए। निधापयेत् खदीरा, उसके बाद क्या करना है, देखो मित्रों, खदीरांगार तप्तानी अभी आया। ये सब, ये सेटअप अपना काढ़ा हो गया, उसमें गुड़ मिलाया, उसको रख दिया कलश में। खदीरांगार तप्तानी, यानी उसको बहुशोत्र निमज्जयेत्, क्या खदिया करना है, तनूनी तीक्ष्ण लोहस्य पत्राणी, यानी इसको थोड़ा सा हमने उल्टा अगर पढ़े तो ये जल्दी समझ में आएगा। तनूनी तीक्ष्ण लोहस्य पत्राणी, ये जो फाइन शीट्स ऑफ आयरन है, इनको तब तक इनका निर्वाह करना है जब तक पत्राणी आलोह संशयात, जब तक ये शीट्स फॉर्म में ना रहे तब तक इसका निर्वाह करते रहना है। किसमें, असनादि जो कषाय है उसमें गुड़ मिलाया हुआ जो मिश्रण है उसमें इसका निर्वाह करते रहे, और उसको फिर आसवारिष्ट विधान से फिर 1 महीने के बाद इस्तेमाल करने को लेना है। अयस्कृति स्थिता पिता पूर्वस्मात् अधिका गुण ही, तो इस प्रकार से भी हम अयस्कृति बना सकते हैं। तो ये रहा अयस्कृति के बारे में, जितना संक्षेप से मैं बता पाऊँ मैंने बताया है। विस्तार करने को तो बहुत है, सीखने को बहुत है, लेकिन समय के हिसाब से हमें अभी आगे चलना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा छोटा दूसरा विषय है लेप कल्पना, बहुत ही उपयुक्त लेप कल्पना है, क्योंकि स्थानिक व्याधि की स्थानिक चिकित्सा करनी हो तो लेप कल्पना जो सबसे महत्वपूर्ण कल्पना है उसमें एक लेप कल्पना है। जैसे पिछली बार पिछले सभी कल्पनाओं का हमने देखा कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टेम्परेचर का क्या महत्व है, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगी, पैकिंग क्या हो, कैसे रहेगा, प्रिजर्वेशन, शेल्फ लाइफ,
और इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। प्रिजर्वेशन के बारे में मैंने आयुष कृति में आपको कुछ बताया नहीं था, लेकिन जैसे कि पहला वाला तो चूर्ण यानी भस्म ही था, तो जितना पुराना होगा वो अच्छा रहेगा। दूसरा वाला अवलेह था, तो अवलेह के हिसाब से 5 सालों का उसका अभी नया शेल्फ लाइफ रहेगा। आयुष कृति बनाएंगे अगर लिक्विड फॉर्म में तो वो 10 सालों का अभी नए एफडीए के रूल्स के हिसाब से उसका शेल्फ लाइफ रहेगा। पैकिंग हमने देखा है कि बहुत सारे साउथ इंडियन कंपनियों की हमें आईएस कृति मिलती है, तो एचडीपी बॉटल जो होती है उन्होंने अभी उसमें पैकिंग की है। आइडियली हमें कांच कूपी लेना अच्छा रहता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से उन्होंने एचडीपी का सोल्यूशन निकाला है। तो आगे अभी देखेंगे लेप कल्पना। लेप की व्याख्या सबसे पहले देखिए। जैसे हम कल्क की व्याख्या पढ़ते हैं तो उसकी याद आती है थोड़ी। द्रव्यम आर्द्रम शिला पिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत, ऐसे कल्क में बताया है शुष्कम व सद्रवम तनु। ये लेप की व्याख्या है। सद्रवम तनु सजलम भवेत, ये दोनों में अंतर है। देह है, अभी उसका ऑब्जेक्टिव क्यों लेप यूज करना है। देह है प्रलेपनार्थम, यानी उसका प्रलेप किया जाता है कहाँ पर, देह के ऊपर, शरीर के ऊपर, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको तत्लेप इति उच्यते बुधैः। तो ये बहुत सी आसान ऐसी उसकी डेफिनेशन है। द्रव्यम यानी जो कोई भी सब्सटेंस हो। आर्द्रम कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। शिलापिष्टम यानी पेशेंट, पेशेंट किया हुआ, पीसा हुआ। शुष्कम व सद्रवम तनु, जो सूखा सूखा भी हो सकता है और आर्द्र भी हो सकता है। दोनों किस्म का द्रव्यों से आप कल्क बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो आर्द्र फॉर्म में ही यानी फ्रेश फॉर्म में ही चाहिए। शुष्क भी हो तो उसमें द्रव मिला के, शुष्कम व सद्रवम तनु, द्रव मिला के भी उसको आप ले करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यादव जी ने definition दी है हम लोगों को समझ लिए। लेकिन इसका अगर व्हाई इट इज यूज पॉजिटिव हरणे तथा उत्साहे रोपणे तादार्थकृत स्मृता। तो लेप क्यों यूज करना है। कोई भी हम चीज आपको बताएंगे, अगर उसका सिग्निफिकेंस जब तक आपको पता नहीं चलता तब तक आप उसमें इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। जब इंटरेस्ट आ जाए तो उसके बारे में सभी पढ़ लेते हो। यही काम सुश्रुत बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है। जब कभी भी आप तीनों संहिता पढ़ोगे तो सुश्रुत इज मोस्ट प्रैक्टिकल। और उसने शल्य तंत्र में तो बताया है, लेकिन काय चिकित्सा मेरे ख्याल से सुश्रुत भी संहिता में बहुत अच्छी दी हुई है। देखो ऑब्जेक्टिव उसने क्लियरली डिफाइन किया कि व्हाई वी शुड यूज लेपा। प्रहलादन, शोधन, प्रहलादन यानी अल्लादन यानी उसको अच्छा महसूस होना, इसलिए। शोधन यानी शुद्धि कर्म करना, प्यूरिफिकेशन करना हो, क्लीनिंग करने हो। शोफस्य करने। हमें सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा है, आ रहा है आवाज। कब तक नहीं सुनाई दिया था आपको। एक कहाँ दो तक आए थे मिनट हम। अभी आ रहा है सर आवाज। हाँ, अच्छा। तो द ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली डिफाइन। प्रहलादन यानी अच्छा लगने के लिए। शोधन यानी प्यूरिफिकेशन या फिर क्लींजिंग प्रॉपर्टी हो। शोफस्य हरण यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी। उत्सादन यानी अगर कोई मसल एट्रोफी हो या फिर कोई भी जख्म हो गई हो, उसके बाद वो नीचे ही रह गया, उसको ऊपर लेना हो तो उत्सादन करनी। रोपण यानी हीलिंग करनी हो तो लेप अच्छा से यूज कर सकते हैं। तो ये है लेप। लेप कैसे यूज करें, कहाँ, हमने देखा कि क्यों यूज करना है, कैसे यूज करें ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये देखो यहाँ पर दिया है शारंग्र संहिता में। रोमाभिमुखम आदेयो, रोमा अभिमुखम आदेयो प्रलेपाख्य प्रदेह को, प्रलेप और प्रदेह। वीर्यम सम्यक विशत्याशु रोमकूपै शिरामुखै, यानी कैसे, रोमाभिमुख, रोम की जो गति है उसकी विलोम गति में हमको उसमें उसमें लगाना है। इट मस्ट बी अप्लाइड रोमाभिमुख, दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ
हेयर फॉलिकल्स, क्योंकि अगर वो फॉलिकल्स के पोर्स के अंदर उसको आसानी से अगर वो जा पाए तभी उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। इसलिए प्रतिलोम गति में उसको लगाना है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, अभिमुखम रोमाभिमुखम। ओके, उसके बाद क्या बताए, न रात्रौ लेपनम कुर्यात्, रात में लगाना नहीं है। शुष्यमाणम न धारयेत्, ठीक है, तो उसको सूखने तक नहीं रखना है। शुष्यमाणम न धारयेत्, शुष्यमाणम उपेक्षेत प्रदेहम पीडनम प्रति। आपने बहुत सुना होगा आपके क्लास में कि लेप को सूखने नहीं देना है, उसको पहले से ही सूखने के पहले ही निकाल लेना है। लेकिन ये अर्ध सत्य है मित्रों। अगर आप लेप का ही एक प्रकार है प्रदेह, आगे जाके देखेंगे हम क्या है वो। अगर प्रदेह करना है, जो कि कफवात की कंडीशन में हम उसको लगाते हैं प्रदेह को, उसमें पीड़न होना अपेक्षित होता है। तो ऐसे प्रदेह में शुष्यमाणम उपेक्षित प्रदेहम पीडनम प्रति, यानी प्रदेह को शुष्क होने तक पीड़न होने के लिए रखना ही है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। तो देखो और भी दिया है, क्यों नहीं, रात को क्यों नहीं लगाना है। तमसा पिहितो ही उष्मा रोमकूप मुखे स्थिता विना लेपेन निर्याति रात्रौ न लेपयेत अतः, यानी तमसा पिहितो ही उष्मा, तमस रात्रि की वजह से उष्मा जो है वो कम होती है। रोमकूप मुखे स्थिता, रोमकूप के मुख में होते, बिना लेपेन निर्याति रात्रौ न लेपयेत अतः, तो वो अग्नि उसको पचन नहीं कर पाता, इसलिए हमें रात को लेप लगाने से कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वो लगाना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम रात में भी लेप लगा सकते हैं। कौन से कंत्रे, रात्रौ अपि प्रलेपादि विधि कार्यो विचक्षण ही अपक्व शोथे, यानी इन्फ्लामेशन एक्टिव हो, सेपरेशन नहीं हुआ हो, अपक्व शोथे, गंभीरे, अगर वो शोथ की जो साइट है वो गंभीर हो, रक्त श्लेष्म समुद्भवे, उसमें अगर रक्त और कफ की समूर्छना हो, ऐसे कंडीशंस में। तीन कंडीशंस है जिसमें हम रात में भी क्या कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। कौन से, अपक्व शोथ, गंभीर शोथ, रक्त कफ समुद्भव शोथ। These are the three conditions where we can apply lap at night time also. Okay, and so remember pradeha can be यानी प्रदेह में हम उसको सुखाने तक उसको लगाना है। बस जो लेप है, जो तनु लगाना है, उसको हम रात में नहीं लगाएंगे। तो ये हो गई। और दूसरा सुश्रुत वाग्भट ने दिया है कि इसका मोटापा हो, इसका जो थिकनेस हो, कितना होना चाहिए। जैसे देखो आप वात से लेके कफ तक उसका जो है थिकनेस कम होते जा रहा है। वात में ज्यादा थिक है 1/4 अंगुला, पित्त में देखो 1/6 अंगुला, एंड कफ में देखो 1/8 अंगुला। बाद में वेदना होती है तो उसके लिए ज्यादा उसमें उष्मा जगेगी, जैसे उपनाह से में उष्मा मिलता है, तो उसके लिए वात में ज्यादा ठीक रहेगा, पित्त में 1/6 रहेगा और कफ में 1/8 रहेगा। लेब की जो शेल्फ लाइफ है 2 साल की, एफडीए के हिसाब से 2 साल की है, जो चूर्ण से मैच करती है। लेपों का अगर अध्ययन करेंगे तो अलग अलग संहिताओं में अलग अलग प्रकार दिए हैं। जैसे देखो द्विविध लेप है, प्रलेप और प्रदेह। प्रलेप जो है महिष चार्मार्ध, यानी भैंस की जो चमड़ी होती है उसके अर्धम मोटापे जितना चर्म अर्ध, उस वो प्रलेप रहता है। ये शीत होता है, शीत वीर्य होता है। तनु यानी पतला होता है, और विशोषी शोषण करने वाला रहता है। उसके अपोजिट रहेगा प्रदेह, द्विविध लेप में देखते हैं। दूसरा प्रदेह जो आर्द्र रहेगा, हमें गीला ही रहे, घन रहेगा, उष्ण रहेगा, कफवातग्न रहेगा। ठीक है। त्रिविध लेप बताए हैं शारंगधर ने, दोषघ्न, विषघ्न और वर्ण्य। शारंगधर ने उसके उपयोग के हिसाब से 3 प्रकार दिए हैं। एक दोषघ्न जिसका मोटापा 1/4 अंगुल रहेगा, विषघ्न जिसका मोटापा 1/3 अंगुल रहेगा, वर्ण जैसे 1/2 अंगुल रहेगा। वर्ण में देखो ज्यादा, सबसे ज्यादा मोटा है, विषघ्न में थोड़ा कम है,
और जो दोषग्न है वो सबसे पतला है। क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन एक्टिव हो उसके ऊपर आप लेप लगा रहे हो तो वो इरिटेशन फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ने की, सूजन बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो ये समझने के लिए आपने ये ट्रिक ध्यान में रखने के लिए ये समझ लो कि कहाँ लगाना है, क्या कहाँ नहीं लगाना है, और कहाँ पे पतला लगाना है, कहाँ पे मोटा लगाना है। सही है। तो त्रिविध लेप बताया है शारंगधर ने। वैसे ही त्रिविध सुश्रुत ने भी बताया है, लेकिन उन्होंने नाम बताया है प्रलेप, प्रदेह और आलेप उसके उपयोग के हिसाब से। पहला था यानी उसके रोग गुण या फिर उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से शारंग ने बताया है, और उसके उसको कैसे लगाए उसके हिसाब से सुश्रुत ने बताया है। प्रलेप जो शीतवीर्य औषधि है, जैसे हमने पहले देखा। प्रदेह जो जिसमें उष्णवीर्य औषधि यूज करते हैं। और जो आलेप दोनों के बीच में जो रहेगा उसको आलेप कहा है सुश्रुत ने। और जो हमारे प्यारे अष्टांग हृदय के वाग्भट है, उन्होंने हमें और ज्यादा इलेबोरेट करके उसके कर्म के हिसाब से दशविध लेप बताया है। देखो कर्म भी बताया है। स्नेहिक जहाँ पर स्नेहन की अपेक्षा वहाँ स्नेहिक। निर्वापण यहाँ पर क्लीनिंग की कर्म हो। निर्वापण क्या है? प्रसादन कर्म करने वाला प्रसादक लेप। स्तंभन करने वाला स्तंभक लेप। विलयन करने वाला लेप। पाचन करने वाला लेप। पीड़न करने वाला लेप। शोधन करने वाला लेप। रोपण करने वाला। सवर्णीकरण। देखा जाए तो ये प्रलेप प्रदेह में अंतर्गत आ जाते हैं, या फिर दोषग्न विषग्न वर्ण में भी आ जाते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए भट्ट ने और अच्छे से इलेबरेट करके बताया है। एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपको ये जो अभी दिख रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विविध लेप किसने बताया? त्रिविध लेप किसने बताया? ये त्रिविध में दोषग्न विषग्न वर्ण किसने बताया? त्रिविध में प्रलेप प्रदेह आलेप किसने बताया? दशविध किसने बताया? ये सभी एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये होने के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे कि लेप का एग्जाम्पल ऑफ लेप। वैसे देखा जाए तो मैंने पहले बताया था कि चरक ने तो लेपों का ही वर्णन पहले बताया है। तो मनशिला लेप, मरीचाने कुष्ठग्न लेप है, बहुत सारे अलग अलग उपयोग के लेप है। लेकिन हमें अभी पढ़ाई के लिए अपने सिलेबस में दो ही लेप है, अवलगुजादि लेप और केशवर्धक लेप। लेकिन मित्रों आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे जो लेब है, जैसे डाबर के, मैं अभी कोई किसी कंपनी का नाम लेके उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उनका काम है अच्छा, जो हमने सराहना चाहिए कि उन्होंने पैचेस बनाए हैं। जो लेप है वेदना शमन के लिए पैचेस बनाए जो लेप थे। तो मेरा जो कहना था कि वाग्भट ने चरक सुश्रुत को रिफाइन किया। हमारा भी कोई कर्तव्य है कि हम भी आगे जाके कुछ तो रिफाइनिंग करें आयुर्वेद में। तो ये जो पैचेस है इट इज काइंड ऑफ रिफाइनिंग। तो हमें ये समझना होगा कि इन लेपों को फिजिबल करने के लिए हमें और नए फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। उसमें से कि वो पैच है। तो हम अभी क्रूड फॉर्म में जो दे गए थे अवल गुजारी लेप और केशवर्धक लेप, इनका अभी अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट फंड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से भी। तो उनका पूरा फायदा उठाइए और ऐसे न्यू फॉर्मुलेशन के लिए आप प्रेरित हो जाइए। सबसे पहले देखते हैं हम अवल गुजारी लेप। अवल गुजा नाम आपने सुना होगा कि बाकुची जो है सबसे जो श्वेत्र में बहुत अच्छा काम करती है, ये जो वनस्पति है बाकुची, उसका एक सिनोनिम है तो जिसमें अवल गुजा यूज किया है और बाकी द्रव्य है। नाम से दिया हुआ लेप पहले वनस्पति के नाम से दिया हुआ कल्प का नाम है अवल गुजा लेप। कुडवो अवलगुज बीजात हरिताल चतुर्थ भाग सम्मिश्र मूत्रेण गापिष्ट सवर्णकरण परम श्वित्रे। सवर्णकरण यानी क्या? सवर्ण जो अपना पहला वर्ण है, आप चित्र में देख सकते हो कि हाइपोपिगमेंटेशन और नॉर्मल स्किन। सवर्णकरण यानी क्या? जो नॉर्मल स्किन है उसका
हमें सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। हाँ सर, हेलो। आया आवाज। हेलो। हाँ, हाँ। ये तो है थैंक सर। यू, थैंक यू। ओके, ओके। सो 192 ग्राम हमने अवल गुजा बीज लेना है। उसमें हरिताल, उसके कितना हरिताल, चतुर्थ भाग सम्मिश्र 1/4 यानी एक पल 48 ग्राम हरिताल लेना है। उसको गोमूत्र के साथ अच्छे से पीसना है। तो ये देखो, गोमूत्र का विशेष महत्व है क्षेत्र की चिकित्सा में। हड़ताल का खुद का एक विशेष महत्व है चिकित्सा, क्षेत्र की चिकित्सा में। और अवलगुचा का भी एक विशेष महत्व है क्षेत्र की चिकित्सा में। तीनों जो द्रव्य है बहुत ही स्पेशल है क्षेत्र चिकित्सा में। यानी लेकिन हमें समझना होगा कि कौन से क्षेत्र में इसको यूज करना है। जो असाध्य बताए हुए हैं, जो 1 साल से पुराने हैं, जो अनुवांशिक है, उनमें ना हो। इसीलिए आपने डायरेक्टली बताना है कि सवर्ण कर्म परम श्वित्रे बताया है, आपने ही सर बताया था, तो ये अभी काम क्यों नहीं करा। तो ये समझना पड़ेगा कि श्वित्र एक तो है कर्मज व्याधि, कुष्ठ और श्वित्र। तो हमने उसको पथ्य कर आहार विहार भी बताया, उसका शोधन भी कराया। लेकिन अगर ठीक ना हो तो कर्मज व्याधि, तो हमें वो भी चिकित्सा उसकी ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके साथ ये ट्रीटमेंट देने से भी हमें इसके, लेकिन अगर देखा जाए तो गोमूत्र जो है द्रव्य, हम जब पूजा करते हैं कोई भी, तो हमारे पंडित जी बताते हैं कि यत् अगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धातु अग्नि युवेन्द्रनम। यानी हमारे स्किन से लेके अस्थियों तक जो कोई भी दोष हो, वो हे गोमूत्र आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज, अभी आई। हाँ, तो आदि दैविक और आदि भौतिक दोनों चिकित्साएं इस लेख में आपने आपको देखने को मिलेगी कि गोमूत्र है, इसकी वजह से आदि दैविक भी हमें गुण मिलते हैं। और अवल गुजा जो क्षेत्र की चिकित्सा में बहुत ही श्रेष्ठ बताई है, तो अवल गुजा और हर जो क्या करते हैं, हड़ताल जो है वो, और इसको एक्सटर्नल ही है। और एक मतलब है जिसमें तो करते हैं, और 48 ग्राम, यानी 5 तोला बार बार ये मेरा लॉग आउट हो रहा है, क्यों? हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका जो को होस्ट का जो है ना, उससे आप हाँ। उससे करेंगे सर आप। अच्छा, करूँ मैं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो ये अवल गुजारी लेप है, वहां पर यूज करना है। हमें बहुत ही खबरदारी बरतनी होगी, क्योंकि हम हड़ताल दे रहे हैं। तो कितनी बार देना है, कितने दिन देना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हड़ताल देने की वजह से अगर ब्लिस्टर डेवलपमेंट हो रही हो, अगर वो पेशेंट में अनीमिया दिखने लगा हो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी की वजह से, तो हमें तुरंत ही रोकना पड़ेगा। तो बाकी चीजें भी हमने प्रिकॉशनरी लेनी है, तो ये प्रिकॉशन इसमें रहेगी। और दूसरी प्रिकॉशन लगाते वक्त क्या रखना है कि जो अवल गुजा यानी बाकुची हो, उसको एकदम फाइनली पीसे, बहुत ही मशरूम पीस ले। अगर कल का मशरूम ना हो तो उसके ज्यादा गुण मिलते नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस है। ठीक है। तो इसके संदर्भ में मात्रा का तो कोई नहीं, जितना लगेगा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के उतना उतना चाहिए। अनुपान भी नहीं है, बस लेकिन इसमें द्रव द्रव्य है गोमूत्र। तो ये हो गया संदर्भ अवल गुजादी लेप के बारे में। अब अभी वैसे भी दिवाली आ रही है, तो मित्रों आप इस लेप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है केशवर्धक लेप।
बहुत ही आसान सा है। मैंने आपके लिए, आपको समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए इसके चित्र भी लाए हैं। देखो, गोक्षुर है और तिलक के पुष्प है। जब हम पिक्चोरियल फॉर्म में देखते हैं तो ऑडियो विजुअल जो मेमोरीज है वो हम दीर्घ काल तक हमें रहती है, तो इसीलिए मैंने इनके चित्र भी लिए हैं। आप देख सकते हैं गोक्षुर और तिल। केशवर्धक लेप कहेंगे, अगर आपने पढ़ाना हो तो आप आंवला लिखेंगे, भृंगराज लिखेंगे, कि मित्रों ऐसा मत करना, ये थंब रूल नहीं है, एक्सेप्शनल है। बहुत ही अलग से द्रव्य इनमें बताया है, गोक्षर और तिल पुष्प। तिल का नाल भी नहीं, तिल का पुष्प, तिल का मूल भी नहीं, तिल का पुष्प, जो दिखने में सफेद है लेकिन बालों को काला करने में बहुत ही कारीगर है। देखो कैसे यूज करना है। गोक्षुर यानी गोखरू का चूर्ण, तिल पुष्पाणि तुल्य यानी इक्वल क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद उसमें मधु और सर्पिशी, मधु और घृत इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। और उसके बाद उसका क्या करना है, शिर प्रलेपम, शिरोलेप करना है। तेन केश संवर्धनम परम, आपके बालों को इसका लेप लगाए तो उससे केशव संवर्धन अच्छे से होगा। तिल वैसे भी केश्य बताए गए हैं, लेकिन तिल हम यूज करते हैं तिल का तेल या फिर तिल के सीड्स, लेकिन यहाँ पर तिल के हमें पुष्प यूज करने हैं, जो अब आजकल मिलना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन अगर हम इसका यूज करेंगे तो बहुत ही हमें रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। और गोक्षुर, इसका कोई भी ज्यादा प्रयोग किया गया नहीं होगा, तो मेरे मित्रों से अनुरोध है कि दिवाली में आप इसका प्रयोग करके देखें। अ, तो मेरे ख्याल से मैंने ये दो टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। मैं इसमें थोड़ा कम कहीं रह गया हूँ, तो मुझे क्षमा करें। और भविष्य में अगर कभी समय मिले तो आप मुझसे बातें करके इसमें इसके बारे में आप शास्त्र परिभाषा कर सकते हैं। मेरा बस यह कहना होता है, हम हमेशा अज्ञात शास्त्र सद्भावान शास्त्र मात्र परायणान तेजे दूरात विषय पाषाण पाषाण वैवस्वतानिव। रसशास्त्र विषय जो है मित्रों, वो बस पढ़ा बुक में पढ़ने का नहीं है, वो उसकी हर एक जो क्रिया है वो हमने आत्मसात करके प्रत्यक्षता करके सीखने का शास्त्र है। बस शास्त्र मात्र परायण ना रहे, क्योंकि ऐसे वैद्य हमेशा ये जो कहते हैं यदृच्छया सिद्धि, उसके ही पात्र रहते हैं। तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि जैसे आप रसशास्त्र सीख रहे हो, वैसे उसकी सभी क्रिया से आप परिचित हो, आपके हाथ से आप सभी करें, और आपके आयुष्य में आयुर्वेद सदा सर्वदा खुशहाली रहे। इसी साथ मैं मेरा आज का जो व्याख्यान है वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अमेश। सर, इस सर ने काफी मतलब जो उनका क्लिनिकल नॉलेज है उसके ऊपर और रसायन शास्त्र की मास्टरी, इस हिसाब से हमें काफी ज्ञान दिया है। मतलब जो भी विद्यार्थी है, उन्हें इस लेक्चर का काफी फायदा हुआ रहेगा। इसके बाद समापन के लिए मैं आदरणीय वैद्य संतोष जी गटने सर को निमंत्रित करता हूँ। वैद्य संतोष जी गटने सर समापन करेंगे। सभी को नमस्कार। आयुर्वेदाभ्यसन के आज के सत्र में हमें जो मार्गदर्शन मिला उसका उपयोग हम अपने प्रैक्टिस में जरूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा हमें यहाँ ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान अमूल्य है, इसीलिए यह सारे सत्र है, यह निशुल्क है। जो अमूल्य होता है वह सशुल्क नहीं रहता। आप सभी से इस आयुर्वेदाभ्यसन के ज्ञान सत्रों में सम्मिलित होने के बाद आरोग्य भारती यह अपेक्षा रखता है कि जैसे आरोग्य भारती द्वारा यह सारे ज्ञान सत्र आप सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, क्योंकि यह अमूल्य है, वैसे ही आप अपना ज्ञान समृद्ध करके यही ज्ञान दूसरों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए। अगर पूरे समय यह निःशुल्क नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार
मास में एक बार अपना कुछ न कुछ समय उपजीविका के लिए या अर्थार्जन के लिए न रखते हुए सिर्फ सेवा का उद्देश्य लेकर कुछ न कुछ कार्य करे और ज्ञान दूसरों को दे, इस अपेक्षा के साथ आरोग्य भारती द्वारा इस सत्र में आप सब सम्मिलित हुए। इसके लिए आपके आभार मानते हुए मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संतोष सर। मैं अभी आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन के करता हूँ। आज हमारे बीच व्याख्याता के रूप में डॉक्टर अमेय जी गायधनी सर उपस्थित हुए। उन्होंने हमें वैद्यों को और स्टूडेंट को समझे इस भाषा में जो उनका टॉपिक जो है प्रस्तुत किया है। धन्यवाद अमेय सर। उसके बाद इस सत्र के लिए आरोग्य भारती के सचिव आदरणीय प्रशांत कुमार गुप्ता सर, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र आरोग्य भारती प्रांत के सचिव आदरणीय वैद्य संतोष गटने सर उपस्थित रहे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये आयुर्वेदाभ्यासन नेशनल लेक्चर सीरीज के जो आयाम के प्रमुख है आदरणीय वैद्य मनोज चौधरी सर, आदरणीय वैद्य देवदत्त देशमुख सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों ने काफी शांतता से इस लेक्चर को सुना, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद शांति मंत्र से इस कार्यक्रम का समाप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।